Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. This is Naeem Mushtaq here. Keep smiling and keep moving. Today we are very blessed and honored to have Ma'am Shagufta Kimi साहब लंदन से हमारे साथ। तो इनसे मुझे कनेक्ट कराया डॉक्टर जाफरी साहब ने। अगर वो सुन रहे हैं तो आपका बेहद शुक्रिया, और मैम शगुफ्ता का भी बेहद शुक्रिया। अभी मैं आपको इनसे बात जब करेंगे तो आपको इनका पता चल जाएगा। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना तारुफ खुद ही करवाएं, क्योंकि अगर मैंने करवाया तो इनका तारुफ इतना शानदार है, मुझे कहीं खुशी से ही हार्ट अटैक ना हो जाए, तो इसलिए अल्लाह ना करे। तो वेलकम टू द शो मैम। ये हमारा कॉफी विद फ्रेंड्स सीरीज है, और उसमें जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, फिर उनके आगे जानने वाले हैं, जैसे डॉक्टर जाफरी को मुझसे मैं कनेक्ट हुआ, फिर उन्होंने आप तक रहनुमाई दे दी। तो पर्पज़ ये है कि एक तो हम ख्याल लोगों से मुलाकात हो जाए, मैं आपके नेटवर्क में कुछ जाना पहचाना चाहूँ, आप मेरे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएं, तो एक हल्का अहबाब में वुसअत के लिए ये एक प्लान था। और इसका फॉर्मेट ये होता है कि जैसे घर में एक कप चाय के ऊपर बैठ के, तो कन्वर्सेशनल स्टाइल होता है, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और सुनने वालों को मैं बता दूं कि जो मैम शगुफ्ता हैं शगुफ्ता गिमी, इनका ताल्लुक लाहौर से है, तो इनका पूरा नाम बनेगा शगुफ्ता गिमी लाहौरी। जिस तरह मैं नई मुश्ताक लाहौरी हूँ, तो मैं भी लाहौर से हूँ, ये भी लाहौर से हैं। अब ये लंदन में चलेंगे तो ये बड़ा अच्छा फिल्मी टाइटल भी बन जाएगा, लाहौर से लंदन तक। मेरे ख्याल इस पे कोई फिल्म भी बनी हुई है शायद। तो ये मैं अब ये जिस तरह कहते हैं कि मैम शगुफ्ता भी एक अंदाज है बुलाने का, मगर उसमें फिर वो फॉर्मेलिटी रहती है, तो उसमें मिजाज का पहलू जरा फिर थोड़ा कम हो जाता है। मैं बाजी शगुफ्ता कह के बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो मर्जी करें, हाँ, आप नाम भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ तो चलें, हम ये है कि बाजी शगुफ्ता के आज वर्चुअली उनके घर पे हैं, चाहे वो अपने घर में पी रही हैं, मैं अपने घर में पी रहा हूँ, और ये लंदन में इस वक्त बेस्ड हैं। और मुझे डॉक्टर जाफरी ने जब इनका राब्ता दिया और इनके मैं यूट्यूब चैनल पे गया, ये अपना यूट्यूब चैनल भी मैनेज करती हैं, तो मैंने जब थोड़ी सी इनकी गुफ्तगू इनके किसी एक प्रोग्राम की सुनी, तो मुझे इसलिए मजा आया कि उर्दू जुबान में लंदन में बैठ के और उर्दू जुबान के ऊपर इतना अबूर हासिल हो कि तलफ़ुज़ की अदायगी, और फिर उसके बाद लहजे की नफासत, शुस्तगी बोलते हैं, शाइस्तगी बोलते हैं, मैं तो खैर बस स्टूडेंट लाइफ हूँ, गुफ्तगी और शाइस्तगी। शाइस्तगी, हाँ जी। तो वो सारी चीजें मिला के जब मैंने इनको देखा, तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए बड़ा एजाज की बात होगी। इनसे बात करके ना सिर्फ मजा आएगा बल्कि सीखने का भी मौका मिलेगा। तो इसलिए फिर मैंने आज इनसे दरख्वास्त की, इनकी बड़ी मेहरबानी, ये बहुत बिजी होती हैं, बड़ा इन्होंने शफकत फरमाते हुए तो टाइम दिया। मैम मुझे पहले तो ये बताएं ना, अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएं, ताकि जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड चल जाए। लाहौर से लंदन तक तो मैंने इशारा दे दिया, ये लाहौर में क्या करती थी आप, और लंदन में कैसे गई, और अब वहां पे क्या करती हैं, थोड़ा सा तारुफ बताइएगा। डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब, पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उसके साथ साथ मैं डॉक्टर जाफरी की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखें, जहाँ जहाँ अपने बहुत प्यारे और बहुत रिस्पेक्टेड दोस्त होते हैं, वो दोस्तों का दोस्तों से तारुफ भी करवाते हैं, जिस तरह से उन्होंने आपका मेरे साथ कराया, तो मैं आई एम रियली ग्रेटफुल। तो जहाँ तक तारुफ की बात है, तारुफ तो देखें, तारुफ इंसान का असल में तो उसका काम ही होता है, लेकिन फिर भी हमारी क्योंकि ये इनफॉर्मल सिटिंग है, तो मैं इसमें ऐसे ही समझूंगी कि आप मेरे पास ही बैठे हुए हैं और हम बातचीत कर रहे हैं। तो मेरा बस मेरा ताल्लुक लाहौर से है, और मेरी सारी एजुकेशन जो कि मैं थ्रू आउट में स्कॉलरशिप रही हूँ जी, उस टाइम की जिस वक्त 5th के भी बोर्ड के एग्जाम होते थे, और 5th में, 8th में, मैट्रिक में, देन एफएससी, देन बीए, देन मास्टर्स। सो आई हैव डन माय मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। तो उसके बाद फिर जैसे कि फादर, हमारा घर का माहौल बहुत एक अदबी माहौल था। मेरे वालिद साहब सलीम खान गिन्नी जो हैं, वो एक राइटर थे, इंटेलेक्चुअल थे, और ह्यूमैनिटेरियन थे, और उन बाय प्रोफेशन वो रेडियो के उस दौर के ऑफिसर्स में थे जिस जमाने में टीवी नहीं आया हुआ था। तो जी जी, और उस जमाने में जिस वक्त अब्बा जान की ट्रांसफर रेडियो पाकिस्तान मुजफ्फराबाद जब स्टार्ट हुआ है, वो 2 दफा वहां पे पोस्टिंग पे गए,
एक दफा एज ए प्रोग्राम मैनेजर, एक दफा एज ए शायद स्टेशन डायरेक्टर। उस टाइम पे उनकी मुलाकातें तमाम अदबी लोगों से होती थी, और उन्हीं में से डॉक्टर जाफरी के वालिद मोहतरम अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद करे, डॉक्टर तहसीन के साथ उनकी बहुत दोस्ती थी। और डॉक्टर साहब उस वक्त नौजवान थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, तो उनकी भी यादें, मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, मुझे ये उनकी निशिस्त याद नहीं, लेकिन मुझे अपना मुजफ्फराबाद का घर जरूर याद है। दरिया नीलम के ऊपर हमें सरकारी घर मिला हुआ था। तो यहाँ बस वो अदबी माहौल होने की वजह से घर में बहुत एक फ्रेंडली माहौल भी बहुत ज्यादा था, कि हमारे घर में डिस्कशंस का एक रवाज था कि शाम को सब बैठे हैं तो टीवी शीवी देखने से पहले खाने के ऊपर हम, फिर कोई टॉपिक होता था, हम लोगों को डिबेट्स करना मेरे भाई बड़े थे वो सिखाते थे, अब्बू बताते थे कि इस तरह बात करनी है, ये लफ्ज। और आपको मैं बहुत प्राउडली ये बात कहूंगी कि आज के दौर में हम जरा कह देते हैं बदतमीज और ये, हमारे घर में इस तरह के वर्ड्स कभी इस्तेमाल नहीं हुए थे। मतलब मैं बाद में जब जिंदगी आगे बढ़ी तो कहीं पे कोई कहता बदतमीज है तो मुझे लगता था ये गाली है। तो इस तरह के माहौल में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक माहौल मिला, और उसमें हमें भाइयों ने, वालिदैन ने एक बहुत, उस जमाने में जबकि बेटियों को इतना पढ़ाने का शौक नहीं होता था, तो हमारे वालिदैन ने हमें यूनिवर्सिटीज तक बेटों के बराबर एजुकेशन दी, क्योंकि वो कहते थे कि बेटियां जब पढ़ लें। तो इस तरह के माहौल से फिर शादी हो गई। हस्बैंड मेरे जो थे वो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन ये कि डिफरेंट पोस्ट पे हो रहे। और उसके साथ साथ क्योंकि जब मेरी होनी थी शादी, तो मैंने अपने अम्मी जान से कहा था कि मैं तो उस लड़के से बात करूंगी कि मैं तो वर्किंग लेडी होंगी सारी जिंदगी, तो मेरी ये शर्त पूरी हो जाए। तो मेरी मदर जो थी वो जरा इस बात को जरा बुरा समझती थी उस जमाने में, यानी कि आप हमारा माहौल इस तरह का था, ओवरऑल भी माहौल वो वही था, 80s वाला टाइम था कि जिसमें आपने या आजकल तो थोड़ा माहौल और तरह का हो गया कि आप लड़के से भी उस तरह से खुल के बात नहीं कह सकते थे। और खास तौर पे कि जब आपने कोई शर्त रखनी है। तो वो मुझे याद है कि मैंने उस वक्त खुद ही फिर कहीं से नंबर शंबर लेके तो अपने प्रेजेंट हस्बैंड को फोन कर लिया, और मैंने कहा जी मैं तो बहुत पैशनेट हूँ और मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, तो मैं तो जॉब शॉप करूंगी। तो ही सेड कि ओके नो प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू डू इट्स ओके। तो इस तरह जी फिर मैं शादी हुई तो एजुकेशन से रहा सिलसिला मुख्तलिफ स्कूलों में, कॉलेजेस में, MRF डिग्री कॉलेज, फौजी फाउंडेशन कॉलेज, फिर आर्मी पब्लिक कॉलेज, मुख्तलिफ जगहों पे एज ए टीचिंग इंग्लिश टीचर, उसके बाद करिकुलम एक्टिविटीज और बाकी सब, एक भरपूर करियर लाइफ भी गुजारी। और उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटीज मिली प्राइवेट सेक्टर में, लाइक बीकन हाउस, LGS वगैरह ये। तो उसका फिर जब लाहौर एक दफा दोबारा पोस्टिंग हुई तो वो जब हम अटक और उस वाले बेल्ट में थे ना लाहौर में पोस्टिंग के दौरान, तो अब वो सारे आर्मी स्कूल कॉलेजेस चले। और फिर उसके बाद जब इस तरफ आए तो फिर ये प्राइवेट सेक्टर का। सो इस तरह से हम वेरी लकी कि मुझे बहुत लर्निंग का एक्सपीरियंस बोथ साइड प्राइवेट एंड उस सेक्टर का हो गया। और जी बिल्कुल, उसके बाद फिर वाकंड कॉलेज का एक ही आई थिंक पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो कॉलेज है वो नशीमन कॉलेज है। देन आई वाज सिलेक्टेड एज ए प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज। तो फिर मैंने मैनेजमेंट भी की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, मैं समझती हूँ, नॉट मी, पीपल यूज्ड टू से, मीडिया अखबार वाले कहते थे कि ये पता नहीं कौन सी बंदी आ गई है जिसने एक साल में को 10 सालों का काम कर लिया। आई वाज सो पैशनेट कि मैं स्टाफ को भी लेके बैठती, मैं बहुत चैलेंजेस भी वहाँ एक्सेप्ट किए। तो एनीवे वहां से करके फिर मेरे हस्बैंड की एज ए फर्स्ट सेक्रेटरी लंदन एम्बेसी में पोस्टिंग होगी। सो वी केम हियर। तो मैंने कहा कि अब जिंदगी को और डिस्कवर करें और जिंदगी के साथ साथ अपने आप को भी डिस्कवर करें कि हम में कितनी स्किल्स हैं, कितना हम और लर्न कर सकते हैं। सो आई ऑप्टेड एजुकेशन डिपार्टमेंट इन UK एज वेल। और उसके साथ साथ फिर मुझे ये फायदा हो गया, बहुत एडवांटेज हुआ कि यहाँ पे जब अब मैं ये बात बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कहूंगी कि आप भी जानते हैं कि
लंदन एम्बेसी में आपको पता है कि लेडीज का तो बड़ा वो होता है कि जी किटी पार्टीज, फंक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग। तो एट आवर टाइम मलीहा लोधी वाज एम्बेसडर, तो वो ये होता था कि मैंने साथ साथ अपनी स्टडीज भी इधर शुरू कर ली थी, बिकॉज मुझे मेरे वाले साहब ने कहा कि बेटा तुम ऐसी जगह पे जा रही हो। वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बीबीसी लंदन में आ चुके थे। तो ही सेड कि बेटा आई वुड बी वेरी हैप्पी कि अगर आपने ना वहां जाके बच्चों के साथ खुद भी पढ़ना, डिस्कवर करना। वो ऐसा ही है जैसे अगर तुम्हें इल्म हासिल करना पड़े तो चीन जाना पड़े। हाँ बिल्कुल। उनकी ये बात मेरे जहन में थी और मैंने कहा ठीक है। तो वो ये होता, मैंने आके अपनी, आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान की मास्टर्स डिग्री को तो ये हमारे, आप भी अमेरिका में बैठे हैं, इधर भी तो वो वन स्टेप डाउन करते हैं। देन आई अपग्रेडेड माय डिग्री। उसके साथ जब मैं इनके साथ मेरा इंटरेक्शन हो गया पढ़ने पढ़ाने का, तो मुझे और शौक पैदा हो गया। Then I did neuro-linguistic programming, then I did administration, then I did special need, and then what not, अपने शौक से ही कोई ऐसा। then I did sociology, then I did psychology, क्योंकि मेरे दिल में ये था कि मैं अपने कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को और यहाँ के सिस्टम को देख पाऊं कि क्या फर्क है। क्या वजह है कि जनाब हर चीज, जनाब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो हमारे मुल्क क्यों पीछे हैं। कुछ मेरे अंदर एक थोड़ा सा ये कीड़ा भी था। सो एनीवे वो एम्बेसी की तो वो मैं किटी पार्टीज को मैं बोर हो गई और मैंने फिर मैं सिलेक्टिव हो गई। और जैसे कभी कॉमनवेल्थ साहब कोई ऐसी चीज होती थी तो मैं खुद से जाके, जो भी एम्बेसडर हुए, बिकॉज माय हस्बैंड सर्व फॉर 2-3 एम्बेसडर्स, तो मैं जाके उनको कह देती थी आई एम डूइंग दिस, तो वो कोऑपरेट भी करते थे और खुश भी होते। माशाल्लाह। तो वो फिर मुझे लगता था कि हमारा यहाँ पे जो भी टाइम है वो उसको हम मैक्सिमम प्रोडक्टिव वे से यूज करें। तो थोड़ा फिर मुझे ये भी होता था, थोड़ा सा एक हल्का सा कीड़ा मेरे दिमाग में ये भी रहा, बल्कि हमारे पेरेंट्स ने डाला कि आपकी एक अपनी इंडिविजुअल पहचान भी होनी चाहिए। तो मुझे ये बहुत लगता था जी मेरा हस्बैंड ये, मेरा हस्बैंड ये, मेरे फादर वो। तो मैं कहती थी वेयर वी आर एज ए वुमन, वेयर वी एज इंडिविजुअल, हमारी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, हमने अपना आप कितना डिस्कवर किया भी कि नहीं किया, उसका मुझे फायदा हुआ। इस तरह का क्वेश्चंस मैं अपने आप को करती थी। तो फिर जनाब सर्व किया यहाँ पे और बहुत पता चला, स्टार्ट से किया। आपको पता है यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, फ्रॉम प्री स्कूल, टॉडलर्स, प्री स्कूल्स, देन जूनियर स्कूल, देन सीनियर स्कूल, देन ओ लेवल, ए लेवल। तो उसमें बड़ी चीजों का पता चला, स्टूडेंट्स को कैसे डील करते हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स का हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स का बहुत फर्क है, सिस्टम का फर्क और अच्छी बुरी बात। एग्जैक्टली जो स्टूडेंट, बस जनाब ये है तारुफ थोड़ा सा। वो भी वो बड़े मजे का तारुफ है। ऐसे लग रहा है जैसे हमारे को बड़ी दिलचस्प सी, क्योंकि बीच में जो असल चीज थी ना वो आपने 2-3 जुमलों में कवर करके फिर आप आगे मूव हो गए। वो थी आपकी और आपके मियाँ की पहली फोन कॉल, जो जिसके इर्द गिर्द सारी लाइफ घूमती है। हाँ। उससे मैंने ये अंदाजा लगाया कि आपने जिस तरह फोन उठा के उनसे कहा जी ये मैं करूंगी, इससे एक तो पता चला कि आप में कायदाना सलाहियतें हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं डे 1 से। अच्छा आपको सही बात बताऊं डॉक्टर साहब कि उस वक्त ये नहीं पता था। उस वक्त तो आपको मैं सच्ची बात बताऊं कुछ और, आई वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट। तो इर्द गिर्द फैमिलीज में और बाकी में माहौल यही था कि भाई लड़की की शादी हो जाए, वो घर में हो, बच्चे हों और वो एक अच्छी मदर और एक अच्छी वाइफ हो, एक अच्छी बहू हो, दैट्स इट। अच्छा मुझे आई डोंट नो, मेरे अंदर ये होता था। तो मैंने, बल्कि मुझे जब मैंने अपनी वालिदा से कहा कि मैं तो पूछूंगी, तो मेरी वालिदा ने मुझे कहा कि खुदा का खौफ कर, इस तरह कौन करता है। तो मेरी माँ तो ये भी था कि इस तरह से पूछा तो कहने लगी रिश्ता अगले ने नहीं कबूल करना। मैंने कहा तो नहीं करना तो ना से, एटलीस्ट मैंने जरूर पूछना है ना। वही कह रहा हूँ ना, लीडरशिप के जरासीम तो थे ना,
उसका शौर कह लीजिए आप बाद में मिला प्रोसेस में, जैसे आप गुजरती गई तो पता चलता गया वो एक बुनियादी थॉट प्रोसेस और वो तबीयत में वो चीज थी जिसको बाद में चल के लीडरशिप स्किल्स में कन्वर्ट होना था। जी आपके अंदर तो थी लीडरशिप स्किल्स, और आपके मियाँ के जवाब से लगा कि उनके अंदर ताबेदाराना स्किल बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल है वैसे। और मेरे ख्याल में ऐसी खातून को ताबेदारी से ही रखा जा सकता है कि भाईजान जो मर्जी कर दे रहो, बस तुसी हुक्म करो तो असी पूरा कर लिए। He's a very good human being, I must say. I must confess कि अगर अगर उनकी सपोर्ट ना होती और वो मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा मुझे समझे, तभी मुझे उन्होंने अलाउ किया हर बार। यही मैं कहना चाह रहा था कि बहुत सारी खवातीन ये समझती हैं शादी के बाद कि शायद उनका अपना ग्रो करना, शायद उनकी अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारी जो खवातीन है शादी के बाद जब ग्रोथ प्रोसेस में रहती है तो समटाइम्स सोसाइटी या खवातीन या इर्द गिर्द के लोग रियलाइज नहीं करते कि शौहर की साइलेंट सपोर्ट बड़ा रोल प्ले करती है औरत को अपनी सेल्फ डिस्कवरी में। और इसी तरह से मर्द की सेल्फ डिस्कवरी में औरत का बड़ा रोल प्ले होता है। यानी अल्लाह पाक ने निज़ाम शादी का ऐसा रखा हुआ है कि मियाँ की सेल्फ ग्रोथ जो है वो औरत की सपोर्ट में रख दी है, और औरत की सेल्फ ग्रोथ जो है वो मियाँ की सपोर्ट में रख दी है। एग्जैक्ट। और फिर इन दोनों की सपोर्ट में बच्चों की ग्रोथ रख दी है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि चलें अब क्योंकि गपशप ही हो रही है तो बहुत सारी ऐसी इसमें सॉरी एक चीज फिर हम पूछना मैं ये चाह रहा था कि माशाल्लाह जैसे उन्होंने डे वन कहते हैं हथियार फेंक दिए, तो अब उनकी ताबेदारी में इजाफा होता जा रहा है, उसमें मोहब्बत भी शामिल होती होगी ना कि अल्लाह का शुक्र है मैंने उसका सही डिसीजन लिया। जी बिल्कुल है, बिल्कुल जी हाँ। मोहब्बत के बगैर तो डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं कि आप सबमिसिव भी नहीं हो सकते। ये मोहब्बत ही होती है जो आपको दूसरे को समझने का मौका देती है या दूसरे को आप ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। मोहब्बत में मेरे ख्याल में जो शिकस्त मान ले वो विनर कंसिडर होता है। जी जी आप फरमा रही थी। हाँ तो मैं सुनने वालों को भी बताऊंगा, आपका एक बेटा भी है और बेटी भी है। जी बेटी की शादी होगी माशाल्लाह, जी बेटा भी पढ़ रहा है जी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेटी और आप इकट्ठे हो तो लोगों को डिफिकल्टी हो ये पहचानने में कि इनमें माँ कौन है? कई दफा हुआ है एक्चुअली। हम दोनों सिस्टर्स ही लगती हैं। अगर आप देखें कि बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब अभी भी कई दफा कभी कोई तस्वीरें लग जाएं या मेरी कोई पुरानी फेसबुक पे जो भी तस्वीरें हैं, सिर्फ बेटी के साथ ही नहीं मुझे वो बहन समझती, मुझे मेरे बेटे के साथ भी वो मुझे उसकी बड़ी बहन ही समझती हैं। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड हमारा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं। जैसे हम हमारी जो फैमिली है इनको वैसे ही पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक है। मतलब मेरे हस्बैंड भी पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ अपने फील्ड से रिलेटेड। मतलब वो यहाँ से अभी जैसे कोविड आ गया तो उन्होंने यूएसए के वो कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, कोई कुछ और कर रहे हैं, कोई कुछ और कर रहे हैं। इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इस वक्त भी वो कोई अपनी क्लास लेने के लिए गए हैं। तो यहाँ पे ये आसानी है इधर के सिस्टम में कि हमने कोई 2 days क्लास है, समटाइम कोई 3 days है, इवनिंग क्लासेस होती हैं। तो ये यूरोप का बहुत एक हम लोगों के लिए एडवांटेज है, जिसमें अभी तो खैर हमारे मुल्क में भी ये सिलसिले शुरू हो गए। लेकिन दूसरा एक और चीज है कि अगर कोई ऐसी फैमिली जिसमें कोई एक दूसरे के लिए बर्डन ना हो तो वो आसानी हो जाती है। तो ये हमने शुरू से ही कुछ हमारे सिलसिला ऐसा रहा। तो मतलब जिसका जो शौक है वो पूरा करता रहा, कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती साथ साथ रही और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ थोड़ा सा एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच रही है। तो हमें आसानी हो गई कि हम गॉसिप करने के बजाय हम ये काम करते रहे। मतलब मैं भी अनलाइक अदर लेडीज, मुझे वो बाकी चीजों में कोई इतना मजा नहीं, मैं बोर हो जाती हूँ। मैं ये आम तौर पे ये बताएं कभी अगर आपस में नाराजगी हो जाए तो आप इसी शाइस्तगी और कहते हैं ना मोहब्बत बड़े लहजे में डांटती हैं, उसमें तो बंदे को एहसास नहीं होता कि डांट पड़ रही है कि ये इज़हार मोहब्बत हो रहा है। हाँ जी ना, ऐसी बात नहीं है। मुझे नाराजगी मेरी होती कम ही है। मेन इशू से हमारी वैसे कभी नहीं हुई नाराजगी। मतलब ये कि
हर चीज जो है हमने जिंदगी के 30 ईयर्स से वी आर टुगेदर हैप्पीली मैरिड। और आपको अभी मैंने अपना एक एस्पेक्ट नहीं बताया कि आई हैड बीन अ मीडिया लेडी, आई एम स्टिल अ मीडिया पर्सन। माशाल्लाह। और अब तो मैं अपनी 50s में हूँ, लेकिन जब मैं अपने 30s में थी और मेरा बेटा अभी 1 साल का था, इवन एट दैट टाइम एट लाहौर स्टेशन मैं यूनिवर्सिटी टाइम पे क्विज वगैरह सब करती थी। तो उसके बाद जब शादी के बाद कोई तकरीबन 7-8 साल के बाद हमारी लाहौर में पोस्टिंग हो गई, मेरे हस्बैंड एज ए टेक्निकल एजान ऑफिसर आए, तो मेरा वो दोबारा से वो चिंगारी हुई ना कि मैं फिर मीडिया ज्वाइन करूं। ही सपोर्टेड मी। और फिर मैंने प्राइवेट काम बहुत किया, मतलब यूनिसेफ की कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, बाकी की। तो मुझे मेरी कजन्स और मेरी फ्रेंड्स कहती थी नहीं अब नहीं तुम कर सकोगी, अब तुम्हारे 2 बच्चे हैं और बेटा 1 ईयर का है। बट माय हस्बैंड सपोर्टेड। हमें आपको पता है थोड़ा स्टाफ की, थोड़ा हेल्पर्स की सपोर्ट मिल गई तो मैं मैनेज कर लेती थी। बस एक जुमला मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि बच्चे कभी निग्लेक्ट ना हो। तो मुझे ये होता था कि जाहिर है मैं एज ए मदर मैं भी अपने बच्चों को कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर लेती थी और उसमें मुझे थोड़ा डबल भी करना पड़ता था। तो मैं नाइट टाइम ट्रांसमिशन पीटीवी लाहौर से करती थी और उस वक्त जीएम थी मुनीजा हाशमी, और मुनीजा हाशमी जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज होती थी, तो जितने भी जो हेड्स होते थे तो वो कहती होती थी शगुफ्ता को बुला लो, ये मैंने बड़ा अच्छा कर लेती है ना गेस्ट को। अब आप देखिए नाइट टाइम ट्रांसमिशन का 2-3 घंटे वो लाइव चलता था। 9 बजे टीवी की गाड़ी मुझे लेती थी, टीवी स्टेशन पहुंचते थे, 1 घंटा, उस वक्त 1 घंटा वगैरह होता था, उसके बाद वो स्टार्ट होता था तकरीबन 12-1 बजे वो नाइट टाइम ट्रांसमिशन का। अच्छा, फिर जो गेस्ट होता था वो इतनी इंटरेस्टिंग सेशन होता था, कोई आधा घंटा बाद में भी थोड़ी चाय कॉफी। तो मैं घर में, आप यकीन करेंगे कि मैं सुबह सम टाइम 2 बज जाते थे आते हुए, 2 से 4 या 5 बजते थे, फजर की अजान हो जाती थी। हम बाकी नमाजें तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन मैं मेरे हस्बैंड हम, क्योंकि वो टाइम ऐसा था, फजर की नमाज पढ़ी है, उसके बाद हम मॉडल टाउन पार्क दोनों वॉक करने जाते थे। वहां से वॉक करने के बाद आके मैं बच्चों को रेडी करती थी, स्कूल भेजती थी, एंड आई वाज सर्विंग इवन एट दैट टाइम बीकन हाउस में। वहां पे फिर मैं भी जाती थी और उसके बाद दोपहर में आके थोड़ा नैप लेती थी। तो ये मेरा एनर्जी लेवल वाज एट दैट टाइम। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे ख्याल में आपके जो भाईजान हैं वो बड़ा खुश हो रहे होंगे आपकी ये बातें सुन के जब वो देखेंगे इंटरव्यू। नहीं, वो जो आप बात कर रहे थे ना कि कभी नाराजगी हो जाए, उस बात पे मैं आपको आऊं कि मैं कोई इतनी पोलाइट खातून भी नहीं हूँ, गुस्से की मैं बहुत तेज हूँ, थी, अभी नहीं हूँ, जरा थोड़ा ढल गई हूँ। उन्होंने आपके गुस्से को मोहब्बत से ठंडा कर दिया। ही इज वेरी पोलाइट पर्सन, ही इज वेरी पोलाइट पर्सन। ऐसा तो नहीं होगा कि ये प्रोग्राम सुन के तो आपकी तरफ देख के कहें कि मुझे तो पता नहीं था तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो। ये तो बाद में पता चला, वो कभी कभी वैसे भी इजहार करते रहते हैं, तो वो गुस्सा कभी कभी आ जाए तो वो आपको पता है, बाज़-औक़ात मोहब्बत में भी बंदा गुस्सा दिखा देता है, लेकिन करना नहीं चाहिए, वैसे खवातीन को करना नहीं चाहिए। वैसे ये जो है ना मौजू मियाँ बीवी की पार्टनरशिप को किस तरह से मैनेज किया जाए कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस घर के अंदर ऐड ना हो और बच्चे भी निगलेक्ट ना हो और एट द सेम टाइम इंडिविजुअल और यूनिट इकट्ठा ग्रो करता रहे। बहुत सारी खवातीन जिनको ग्रो करने का शौक है वो या तो शादी कुर्बान कर देती हैं उस पे या बच्चे कुर्बान कर देती हैं और एंड पे आता है उनके हाथ कुछ भी नहीं है, हालांकि पर्पस। आपकी बहुत आपने प्यारी बात की, और क्योंकि आप खुद ही उस तरफ आ गए हैं, मैं तो पर्सनली, क्योंकि ये कहा जाता था जनाब, शादी से पहले मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिल गई, मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई थी, तो उससे कुछ साल पहले, अभी मेरा फाइनल ईयर था, तो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज वाले साहब के थ्रू मिल गई, जानते थे लोग, और मुझे लाहौर कॉलेज के स्टेज से कोई आए हुए थे, जाए तो उन्होंने टीवी के एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बल्कि हफीज ताहिर साहब जो एनक वाले जिन वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत अच्छा बोलती हैं, तो मैं एक शो या अभी करना है कोई, मैंने
तो उसका तहतुल लफ्ज और उसमें आप आके एंकरिंग करें, तो क्योंकि आप स्टेज पे बहुत अच्छा बोली। मैंने उनसे कहा नहीं, आई एम नॉट अलाउड। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आपको इजाजत, मैं आपके पेरेंट्स से इजाजत लूँ, आपके फादर का क्या नाम। जब मैंने नाम बताया वो जानते थे, फिर उन्होंने खुद ही परमिशन ले ली फोन से। तो लेकिन मैंने वो किया सिर्फ हार्डली कोई 6 माह किया था शादी से पहले। और आप यकीन कीजिए कि मैं इसमें यहाँ पे ये भी जिक्र करूंगी कि हम एशियन खवातीन या वो पेरेंट्स आजकल जो दौर चल रहा है उसमें पहले से सिखाया जाता है, माएँ सिखा देती हैं कि बेटी अब तुमने ससुराल जाना है तो ससुराल तो होते ही बुरे हैं। ये गलत बात है, क्योंकि आप यकीन कीजिए मैं उस वक्त प्रोग्राम करती थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे ससुर सास को, वो लोग टीवी पे लगा के अपने फैमिली को बताते थे देखो हमारी बहू कितनी टैलेंटेड है। सो इन अ वे उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और इतना सपोर्ट किया है। और मैं ये भी आपको बताती चलूं कि मेरे हस्बैंड सबसे बड़े थे, उनसे 6 बहन भाई छोटे थे। और फिर जिंदगी में अप्स डाउन आते हैं। और मेरे ससुर की ड्यूरिंग सर्विस, वो एक्सियन थे चश्मा बैराज में, ड्यूरिंग सर्विस उनको हार्ट अटैक हुआ और वो एट द एज ऑफ 56 उनकी डेथ हो गई। आप सोचिए अभी सारे बहन भाई पढ़ रहे थे और सिर्फ मेरे हस्बैंड मैरिड थे और हमारी बेटी अभी को 1-1.5 साल की थी। और मेरी वालदा ने मुझे ये कहा कि बेटा, मेरी मदर इन लॉ का नाम लेके, कि उनका तख्त था, मुझे आज भी अपनी माँ का जुमला याद है कि उनका तख्त है, उनकी बादशाहत मियाँ के ना होने की वजह से खत्म हुई है। तुम अगर हमारी बेटी होगी ना तो उनको दुख ना देना। और उनको अपने मतलब हम लोगों को अटक में घर मिला हुआ था पोस्टिंग की वजह से, क्योंकि ड्यूरिंग सर्विस सारा हुआ, तो आगे जो भी होगा फिर वो उस घर को वेकेंट करना पड़ा। और वो फिर मेरे पास आके रहे। तो तब मेरी माँ ने कहा तुमने इस घर को अपना नहीं कहना, एक जुमला तुमने कहना ये आंटी का घर है, उनको पूरी इख्तियार दो। कैन यू इमेजिन कि मेरी माँ ने, हो सकता है मुझे कोई बात अच्छी लगी या बुरी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे गाइड किया। और मैं आज कभी भी किसी से बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ माओं की तरबियत और माओं का बेटियों को समझाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप अनट्रेडिशनल हो के उस घर को ओन करें, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत प्राउडली ये कहती हूँ, मेरे ससुराल भी बहुत अच्छे, लेकिन मेरा उनके साथ बॉन्डेज भी बहुत अच्छे, कि वो मुझे भाभी नहीं कहते, मुझे बाजी कहते हैं। दे आर ऑल वेरी वेल सेटल्ड, सब माशाल्लाह अपने घरों के हैं। तो एक हमारी जो मशर की बेटियां हैं, वो जो आजकल ये सोचती हैं कि जाने से पहले मियाँ के माँ बाप बहन भाई सबको पहले मार दो, विच इज सच अ नेगेटिव अप्रोच। ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन पे आपको बात कह रही हूँ, क्योंकि मैं हर साल जाती हूँ पाकिस्तान। हमें तो 18-20 साल हो गए, लंदन में ही हम रहते हैं और इतने साल हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीजें हैं जिनका कभी कभी दुख होता है कि ऐसा माहौल हमारे मुल्क में क्यों हो रहा है। नॉट ऑल, लेकिन मेजॉरिटी ये चीज हो गई है। यहाँ पे मैम आप फील करती हैं, मैं चूंकि इधर हूँ, इस्लामाबाद में बेस्ड हूँ, काम करता हूँ मैं लाहौर से, पर जो चीज मैं देख रहा हूँ कि मॉडर्नाइजेशन में और सेकुलरिज्म में फर्क कायम नहीं है। आपने जदीदियत का जो कॉन्सेप्ट है या जिसको कह लीजिए फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है कि हमने अगली सदी में एंटर होना है, हमने उसको फहाशी और उरियानी में एंट्री का समझ लिया है। जैसे आप फरमा रहे हैं ना कि उस दौर में आपको ऑफर आई थी रेडियो से और उन्होंने कहा वो आपके वालिदैन से बात कर लें। अब उस तरह के शरीफ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी नहीं मिलते। यू आर वेरी राइट। अब वो जो शरीफ घर से निकलती है वो शरीफ रहती नहीं है वहां जाके। यू आर वेरी राइट। मैं ये आपकी बात मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ, क्योंकि फेस टू फेस वर्चुअल आपसे बात हो रही है। तो मैं थोड़ा सा जरूर सोचती हूँ, कहीं बहुत ज्यादा इंटरव्यूज की ऑफर होती हैं, लेकिन मैं सोचती जरूर हूँ कि मैं कहाँ इंटरव्यू दूँ। उसकी वजह ये है कि मैं समझती हूँ कि हमारे ऊपर ये बहुत एक जिम्मेदारी है कि हमारे मुंह से निकली हुई बात एक तो हम
अल्लाह के बनाए हुए इंसान है और खुदा ने हम पे कुछ जिम्मेदारियां हम्म, डाली हैं। फिर दूसरा, हमें सुनने वाले जब इतने लोग हमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बाकी ये जो सिलसिले चल पड़े हैं वो कहीं ना कहीं सबने सुनना है। तो अगर कोई ऐसी बात हम कह देंगे जो यंग जनरेशन को कहीं ना कहीं गाइड कर दे या उनको स्पॉइल कर दे, तो उसकी जिम्मेदार भी हम है। ये जो आपने फ्यूचरिस्टिक का जो कहा है और जो इस एलिमेंट में, तो मैं ये समझती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है कि हम ये तो कहें और हम हमारे ऊपर जो हमारा एक एशियन, जो हमारा एक ईस्टर्न, जो हमारी अकदार हैं, हम उनको भूलते जाएं। आप यकीन कीजिए, हमसे यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है 15-20 साल का, हमारी तो इज्जत इस जगह पे भी उन्हीं अकदार की वजह से बनी है। नो डाउट वी हैंग ओवर विद एवरी टाइप ऑफ पीपल। आपने जहां रहना होता है, आपने हर तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है। आपको पता है फ्री कंट्री है, सब कुछ है, लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम कभी जब कहीं से आते हैं, घर में बैठते हैं, हमने जो लोगों की आंखों में अपने लिए रिस्पेक्ट देखी, हमने उन लोगों के लिए नहीं देखी जिन्होंने अपनी अकदार छोड़ दी। और वो हल्ला गुल्ला, फन टाइम, वो सब कुछ भी है, लेकिन उससे ज्यादा जो डॉक्टर साहब बात है वो ये है कि हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मेरा ताल्लुक भी रहा यहाँ के सिस्टम से, मैंने बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलीज जो है ना, उनके साथ देखें, हर किसी की ओपिनियन को हम वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, कोई सुनना चाहता है, कोई नहीं सुनना चाहता। तो कई लोगों ने पूछा, आपने कैसे तरबियत अपने बच्चों की है? टच वुड, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती क्योंकि ये सब अल्लाह ताला का करम है, हम इस काबिल नहीं, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स की, मैं अपने ससुराल की बहुत ग्रेटफुल हूँ कि द वे दे ब्रॉट अप मी, द वे दे ब्रॉट अप माय हस्बैंड। तो उनकी वजह से उनकी चीजों को हम यहाँ पे भी बैठ के बच्चों को, दादा दादी की भी बातें, उनकी स्ट्रगल की बातें, अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल की बातें हम नहीं छुपाते। हम कहते हैं क्यों छुपाए। मेरे वालिद साहब एक गांव से उठे थे, और जिस वक्त, अब मैं बहुत पर्सनालिटीज के साथ शोज किए हैं मैंने, को तकरीबन तकरीबन 200-250, और किसी बंदे से मैं बात करती थी और वो जब मुझसे कहते थे आपके नाम के साथ गिम्मी आता, आर यू रिलेटेड विद सलीम खान गिम्मी, तो मैं कहती थी मेरे फादर हैं वो, मैं उनकी बेटी हूँ। तो जो बातें वो बताते थे, वो बहुत सारी बातें तो हमें पता ही नहीं थी, क्योंकि अब्बाजान घर में तो नहीं बताते थे कि भी मैं क्या हूँ। तो मैंने तो उनकी रिस्पेक्ट को, उनकी तरबियत को खुद से अपनी ग्रोथ में महसूस किया, लोगों के थ्रू। जैसे डॉक्टर जाफरी के साथ बात हुई और जब उन्होंने कहा कि आई रिमेम्बर, और फिर उन्होंने एक बुक निकाल के दिखाई कि ये देखें ये बुक है, तो आप यकीन करें मैं इतनी इमोशनल हो गई कि आप देखें कितने बड़े लोग थे। और हमने तो, उन्होंने भी तो हमें, वो मेरे वालिद साहब, उन्होंने मुझे ये कहा था, बेटा तुम मीडिया में जा रही हो, आई ट्रस्ट यू। देखें, मेरे हस्बैंड ने कहा तुम जो मर्जी करो, और आज तक, मतलब मैं आपको अभी तो मैं कह रही हूँ ना कि 50 में तो खैर कुछ नहीं, लेकिन जब मैं अर्ली 30s से काम ये शुरू किया था, तो उस वक्त भी मेरे हस्बैंड ने यही कहा था कि कभी कोई दूसरा जो मर्जी कहता रहे, मुझे फर्क पड़ेगा जब तुम में फर्क आए। कोई दुनिया जो मर्जी, अभी भी आपको मैं एक और मजे की बात बताऊं कि जब मेरी हस्बैंड की पोस्टिंग बैक हो गई, मतलब लंदन से वापस वो गए, ज़ाहिर है ही हैज टू गो बैक, तो हमारे पास उस वक्त, मैं क्योंकि आई वाज वर्किंग, मुझे वर्क परमिट मिल चुका था, तो आई स्टेड हियर। देन वी बोथ डिसाइडेड, क्योंकि मेरे बच्चों के स्कूल की हेड टीचर ने कहा कि योर किड्स आर वेरी टैलेंटेड, और ये बच्ची जाना नहीं चाह रही, तो आप फोर्स ना करें। तो मैंने फिर जब रीजन, तो मेरी बेटी ने कहा कि मम मैं इधर पढ़ रही हूँ, तो आप मुझे क्या कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में मुझे पढ़ने के लिए पाकिस्तान से भेजेंगी? तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं तो आपको अकेले नहीं भेजूंगी। उसने कहा मेरी वो फ्रेंड दुनिया आती है, आप चेंज नहीं होंगे। ये मैंने कहा बेटा,
मुझे नहीं दूसरों से कुछ भी लेना देना। जब मेरा एज ए डिबेटर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में कनाडा में तुम्हारी माँ का लाहौर कॉलेज से पाकिस्तान से पहली डिबेटर जो थी उसका सिलेक्शन हुआ था, तो तुम्हारी नानी ने ये कहा था कि अब तेरी मंगनी हो गई है, उनकी इजाजत के बगैर हम तुझे नहीं भेज सकते क्योंकि अब तू आधी उनकी है। तो मैंने कहा, मैंने वो वावेला मचाया, मैंने वो मुसीबत उठा दी। मेरे माय फादर वाज विद मी, बट मेरी अम्मी ने कहा नहीं, मैं उनसे पूछूंगी तुम्हारे सास ससुर से। अच्छा, मैंने अगेन वो चालाकी से मियाँ को पूछ लिया, उसने कहा मेरे लिए तो बड़ी प्राउड मोमेंट है, जाना तो जाओ। बट ये है कि मैंने कहा, लेकिन मेरी मदर ने मेरी सास ससुर से बात की, उन्होंने एक जुमला कहा कि हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारी फैमिली वाले अगर कोई बात कहेंगे, देखें वो फैसलाबाद के पास शाहकोट के मेरा पूरे खानदान है, अगर उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात की तो शायद हम बर्दाश्त ना कर सकें। आप समझ सकते हैं कि कितने नफीस लोग थे। मेरी तो माँ ने स्टैंड ले लिया कि ये नहीं जाएगी, और मैं उसके बाद कोई महीना 2 महीने रोती रहती रही, लेकिन आप देखें उस वक्त नहीं गई तो अल्लाह ताला ने हमें वो कनाडा भेजने की बजाय मेरे बच्चों की अगलों की यहाँ तक पढ़ाइयाँ कर दी। तो मैंने अपनी फिर बेटी की उस ख्वाहिश की वजह से हम लोगों ने, मैं यहाँ पे जी 5 से 5.5 साल तक अपने मियाँ के बगैर अकेली अपने 2 बच्चों के साथ रही। देन ही गॉट अर्ली रिटायरमेंट एंड ही जॉइंड अस। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि वो जो बात आप कर रहे थे ना, बहुत मॉडर्निज्म, बहुत सेकुलरिज्म, तो उस वक्त अब ये भी मेरे कोई अपने ही वजह किए हुए असूल थे कि माय बेटी वाज टीनेजर। उस वक्त टीनेजर का टाइम यहाँ पे बहुत मुश्किल टाइम होता, तो उसकी आ गया उनका जो सिलसिला होता है स्कूलों में, तो उसने कहा कि मम सारी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ उनके कोई ना कोई बॉयफ्रेंड्स हैं। तो मैंने कहा बेटा अच्छा तो आप क्या समझती हैं? तो कहती है मम पता नहीं, 1-2 फ्रेंड ने, आपको पता है यहाँ पे बुली तो होता है। तो मैंने कहा आप अभी बच्ची थी, पता नहीं था। मैंने कहा बेटा कोई कहेगा ना आप जाओ। एक तो ये कि वो कुछ ड्रेस का था कि वो जी ये वाला और इस तरह का, तो हमारी अपनी मुस्लिम लड़कियों ने, तो मैंने कहा बेटा ड्रेस वो पहनो जो तुम अपने बाप के सामने पहन सकते, ठीक है, और जिसपे तुम्हारे पेरेंट्स ना एम्बेरस ना हो, मम ना एम्बेरस हो। वी आर मॉडर्न, वी आर वेरी मॉडर्न फैमिली। बट मैंने कहा दूसरी बात, आपको अगर कोई कहेगा ना तो उसको कहना कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीयर। और जब वो गई तो उसके अपने एक गोरे टीचर ने कहा ना, किसी ने उसको कहा कि सैम, मतलब ग्रुप में तो थे कि सैम यू आर अलोन, तो उसने कहा दैट इज माई इंडिविजुअलिटी। और उसके गोरे टीचर ने कहा आई सल्यूट यू टू सच अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी डजंट नीड एनी बॉयफ्रेंड। तो ये था हमारा असासा। और मतलब माशाल्लाह से बाकी बच्चे पढ़ते भी हैं। देन उसने कैम्ब्रिज से डिग्री की, पढ़ी भी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो लाइफ के आते हैं सारे, मैं इसको अभी भी समझती हूँ, हम लोग बहुत ओपन डिस्कशन करते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, बच्चे भी हमारे साथ करते हैं, हम बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तान में मैंने ये देखा जो मॉडर्निज्म है, ये भी चीजें हैं कि 2 क्लासेस हैं, एक्सट्रीम मॉडर्निज्म कुछ नहीं, और घरों से बच्चियां और तरह जाती हैं, और उसकी वजह यह है कि घुटन बहुत ज्यादा है, हमने पेरेंट्स का और बच्चों का बहुत गैप आ चुका है, बिल्कुल। हाँ जी, वो जो गैप रखा जाता है वो नहीं होना चाहिए। हाँ, वो मेरे ख्याल में मैम, अगर मैं आपसे शेयर करूं 2 चीजें, एक मौलाना रूम की कोटेशन है और एक जिनसे मेरी बात है उनकी एक बात है। तो उसमें जो गैप वाला फिलॉसफी है ना, ऑब्जर्वेशन, जो उसकी जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो मैं आपके शेयर करना चाह रहा हूँ। मौलाना रूम ने मसनवी में लिखा है कि अगर तू कतरे में समंदर के जलवे देखना चाहता है तो हलाल खाने की आदत डाल। अरे वाह। और मेरे बुजुर्गों ने कहा था बेटे कि जिस घर में आने वाले रिस्क में हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाए ना, उस घर से वैल्यूज रुखसत हो जाती हैं। क्या बात है। तो मेरे ख्याल में
इस एक्सट्रीम फितने के दौर में भी जो घर संभले हुए हैं ना, मैं समझता हूँ उसकी सिर्फ एक वजह यह है कि उस घर में के आने वाले रिस्क में किसी हराम के एलिमेंट की आमेजिश नहीं है, खा वो अमीर है या गरीब है। आप देखिएगा जो जिस घर में ताबेदारी है, बच्चों में फर्मा बरदारी है, क्योंकि हर चीजें आप अपनी प्लानिंग से नहीं कंट्रोल कर सकते। नहीं कुछ नहीं, कुछ यूनिवर्सल लॉज भी हैं और कुछ अल्लाह की ऊपर से हुक्मरानी खुदा भी। की, खुदा की, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। तो वो लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर साहब, मैं ये भी है ना बात कि पेरेंट्स को भी तो रोल मॉडल बन के बताना चाहिए ना। मैं आपको बताऊं, जब मेरे दोनों बच्चे थे मेरे साथ और मैं थी, मैं भी उसी तरह की यंग थी, मतलब ये मैं आपको आज से 15 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो वो मैं भी पढ़ा रही थी, मैं भी को एजुकेशन में थी, मेरे साथ भी मेरे कलीग्स थे, और कुछ मैनरिज्म में आपने शेक हैंड भी करना होता है, कुछ वो भी सब चीजें थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मेरे दोनों बच्चे बैठे हुए थे ना, तो मैंने उनको ऐसे बताया, मैंने उनसे कहा कि बेटा देखो, पापा तो चले गए हैं, हमने अब ये बात करनी है कि कोई ऐसी बात ना हो कि पापा जब वापस आए, उनको कोई हमारे फ्रेंड्स, कोई नेबर, कोई दोस्त, कोई बता सके तो हम एम्बैरस हों, हमें शर्मिंदगी उठाना पड़े। दूसरा, बेटा अगर मैं कोई बात ऐसी करूंगी जो आप लोगों को बुरी लगेगी, आप लोग मामा को बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और आपको वो, आप मैं कभी मना नहीं करूंगी, लेकिन आपने कोई बात बाहर की मुझसे छुपानी नहीं। आई एम योर फ्रेंड। आप यकीन करें, वो बॉन्डेज हमारा तब का बना हुआ आज तक ये है कि मैं बेटे को कहती हूँ कि बस खुदा के लिए अपना बताओ, मुझे पता है नाउ यू आर ग्रोन अप नाउ। तो वो आके मुझे साथ में किया। और मैं एक और आपको बात बताऊं, पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं अगेन वही के कोई सुन ले कि मैंने अपने बच्चों की, हम फिजिकल तरबियत तो करते हैं, उनके खुराक का, उनका बाकी चीजों का ख्याल रखते हैं, उनको खाना अच्छा मिले, उनकी हेल्थ का, हम उनकी रूहानी तरबियत का नहीं ख्याल रखते। और ये मैंने अपनी बचपन से अपनी वालदा में देखा था। वो सूरह यासीन पढ़ के हम जब स्कूल जाते थे, सुबह हम उठते थे तो हमारे डाइनिंग टेबल पे जग पानी का भरा होता था और उसमें से पानी पी के सबने जाना होता था। और आप यकीन करें, मुझे भी, मैं इसी तरह मग में अपने बच्चों के लिए थोड़ा पढ़ूं, ज्यादा पढ़ूं, कुछ है, पढ़ के मैंने अपने बच्चों को वो पानी पिलाया। और फिर ये था, जिस वक्त बच्चे छोटे थे, मैं उनको अलग से कॉट भी हुए हैं या बाकी भी, लेकिन मैं उनको थोड़ी देर के लिए साथ लगा के उनके कान में आयात पढ़ के फूंक मारती थी। मुझे लगता था वो कान के थ्रू उनके हार्ट में, हार्ट के थ्रू उनकी बॉडी में कुछ अनसीन चीजें जो हम लोगों को नहीं पता, या नजर या बाकी चीजें, वो बच्चे प्योरीफाई होते। और आपको हंसी आएगी इस बात पे कि मेरा बेटा अभी 22 में जाने वाला है। वो अभी भी कभी होता है ना, एक दिन का वक्फा आ सकता है, वो दूसरे दिन कहता है मामा आए ना, मेरे कान में फूंकी मार। और अब वो मैं पढ़ती हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे पढ़ता है। तो ये एक रूटीन होती है हमारे यहाँ। मतलब ये नहीं, मैं कोई ये नहीं क्लेम करती कि भाई कुछ हम बहुत ही आइडिया, नो, नॉट एट ऑल। अल्लाह ताला माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह। दुनिया बहुत बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीजें जो हमने जिंदगी का बनाया, और खास तौर पे ब्रॉड रह के, और उसका हमें अपने वालिदैन की कुछ चीजों को हमने कैरी किया, जैसे आप हलाल की कमाई। मेरे वाले साहब कहते थे, अच्छा ये जरूर था, खाना खाना खाते थे, दोस्तों के साथ मिलकर खिला भी देते थे, खा भी लेते थे। वो मुझे अभी, जब मैं पिछली दफा पाकिस्तान आई तो कोई एक आर्टिस्ट मिले, तो वो कहते हैं अच्छा आप गिनीज साहब की बेटी हैं। मैंने कहा जी। वो बड़े खुश हुए, बड़ी इज्जत की, बड़ा प्यार किया। तो उसके बाद कहते हैं आपके घर में जो साग कभी आता था वो तो मैं लेके आता था। तो मैंने कहा हाँ जी, बड़ी मेहरबानी, मैं वही साग खा के बड़ी, मुझे इतना पता है, जो कभी आर्टिस्ट वगैरह, तो वो खुद कभी कभी उस्ताद दामन के घर जाते थे, वहां पे बैठ के तो खाते थे। लेकिन हमारे घर में हराम की कमाई नहीं आई, आप यकीन कीजिए। मेरी मेरी हमने ये चीज देखी और इतनी बरकत थी, इतनी, वो चीज ही मेरे सास ससुर में थी। अच्छा, मेरी सास बहुत समझदार औरत थी, मैंने बहुत चीजें उनसे भी सीखी। मतलब मैं अगर ये कहूं कि
वो इतनी वेलकमिंग थी, अखलाक की वो इतनी अच्छी थी। और उन्होंने ये कहा कि मुझे बस ये अच्छा लगता है बहू बेटियां ना खुश खुश मिलके बैठे, मिलजुल के बैठे। उनसे मैंने ना होलनेस, यूनिटी जो माओ का था, वो मैं भी वो चीज अब अपनी लाइफ में वो प्रैक्टिस। तो ये कुछ चीजें तो हमारी इतनी अच्छी हैं। मैम जो अभी ये जो इंडिविजुअलिज्म और जो दुनिया में हो रहा है, क्यों लोग इतना रो पीट रहे हैं, मार रहे हैं? इसलिए कि मटेरियलिज्म इतना आ गया है, इतना ज्यादा आपकी जो उर्दू के हवाले से जब ऐसे आप बात फरमा रही थी ना गुफ्तगू के हवाले से, तो मैं साथ साथ सोच भी रहा था। तो मैं सोच रहा था कि अच्छा तलफ़ुज़ जो है उसका ताल्लुक है तालीम से जी। और उस लफ्ज़ को जब आप मुंह से निकालते हैं और वो दूसरे के दिमाग पे जाता है या दिल पे जाता है, इसका ताल्लुक है कि आपके रगों में हलाल का रिस्क है या उसमें हराम की एलिमेंट है। तो जिन लोगों के रिस्क की पाकीज़गी है, मैंने ये देखा कि अगर उसके तलफ़ुज़ में भी कमी बेशी कहीं आ जाए ना, तो असरात जो है ना लफ्ज़ के साथ जो अटैच होते हैं उसमें कमी नहीं आती। वो तलफ़ुज़ की कमी को असरात जो हैं वो कमी पूरा कर देते हैं। इसलिए अगर आपने देखे हो वो फ़कीर या बुज़ुर्ग जिनका रूहानियत से सिलसिला होता है मगर तालीम नहीं होती, तो अपने टूटे-फूटे जुमलों में वो इनकलाब बर्पा कर देते हैं, जो यूनिवर्सिटी का प्रोफ़ेसर डिग्री लेके भी अच्छे से अच्छे तलफ़ुज़ में वो बयान नहीं कर सकता। तो मेरे ख़्याल में अच्छा तलफ़ुज़ तालीम से आता है, मगर उस लफ्ज़ के अंदर जो असर है वो तरबियत, सोहबत और रिस्क, ये जो रूहानी एलिमेंट्स हैं ना, वैल्यूज़ हैं, ये उनसे आती हैं। तो अगर कोई भी तालीमी निज़ाम सिर्फ तलफ़ुज़ पे रहे, असर को छोड़ दे, तो मेरे ख्याल में वो नाकाम हो जाता है। हमारे यहाँ आजकल यही हुआ है। तो एनीवे मैम, आपका ये है कि बिल्कुल आप सही कहते हैं। आपका माशाल्लाह ये है कि दिल तो करता है कि बातें करते जाएं, मगर टाइम का भी मैं देख रहा हूँ। आज की ये पहली नशिस्त थी और पर्पस ये था कि चले आपसे तारुफ हो जाए, मुझे भी आपसे सीखने का मौका मिल जाए और मैंने बाकी बहुत कुछ सीखा है। एंड आई एम श्योर कि जो हमारे ऑडियंस हैं, मेरे पूछने में और आपके जवाब देने में उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। और इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह फिर कभी हम दोबारा हाजिर होंगे आपके स्केड्यूल के मुताबिक, जब कभी भी मौका मिला तो आपके किसी खास मौजू, खास पहलू को लेके आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपको सुनने का मजा आता है, कानों को अच्छा लगता है, आपकी आवाज भी और तलफ़ुज़ भी। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके यूट्यूब के चैनल का भी डाल दूंगा और आपके जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं उनका भी डाल दूंगा, ताकि अगर कोई बराह रास्त आपकी वीडियोस को देखना चाहे और इक्तिसाब फैज़ करना चाहे, मैं तो यूं कहूँगा। और ये भी एक चीज़ है मैम, आपसे बात करके ये, सॉरी, मैं आखिरी जुमला फिर आपको मैं दावत देता हूँ कि बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि जब इंसान पाकिस्तान से यूके या अमेरिका शिफ्ट हो जाए तो वो समझते हैं कि शायद ये अब उस कल्चर में इंटेग्रेट हो गए हैं। इंटेग्रेशन का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपना कल्चर भूल जाएं और दूसरे के कल्चर में रहे। ना आप उधर के रहते हैं, ना आप इधर के रहते हैं। इंटेग्रेशन का मतलब ये है कि आप ह्यूमैनिटी में मर्ज हो जाएं बाकी चीजें अपनी इंडिविजुअली रखें। बिल्कुल, देखिए हम अपनी इंडिविजुअलिटी रखते हुए, हाँ, हम मुस्लिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारी जो अक़दार हैं सबकी बहुत है। देखें हम बाकियों की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं अब लाहौर की हूँ, मैं पंजाबन हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ी प्रमोटर हूँ अपनी मदर लैंग्वेज की भी। मैंने पंजाबी का बहुत काम किया है, अभी भी कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं उर्दू का भी कर रही हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता एज ए ह्यूमन बीइंग कि मैं नफरत की बात करूं। तो मेरा एक अपनी, अच्छा अब आपको मैं ये भी बताऊं कि मेरा अपने पंजाबियों में भी एक इंडिविजुअल फुटिंग है, मेरी अपनी सोच की वजह से। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे छोटा सा जाते जाते जरूर बताना चाहूंगी कि मैं उर्दू का एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ जामियात में, उर्दू तहकीक, जिसमें क्योंकि मुझे तालिबात और तुलबा की तरफ से कुछ ऐसा अंदाजा हुआ था कि उनको पाकिस्तान में जामियात की जब वो तहकीक करते हैं तो उनको मौज़ूआत ढूंढने में काफी मुश्किल है। तो मैं अभी हमसाया मुल्क की बहुत सारे दोस्त हैं उधर, कुछ जम्मू कश्मीर, कुछ श्रीनगर, कुछ चंडीगढ़, कुछ जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो जहां जहां यूनिवर्सिटीज हैं उनसे मैं मकाले लेके, कुछ जो मेरे रिसोर्सेज हैं उधर से कुछ को पे करके, मैं तुलबा और तालिबात के लिए
जामियात में उर्दू तहकीक के मकालों का एक पूरा का पूरा बना के अपनी चैनल पे भी कर रही हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिले। और एक और बात, ये बिल्कुल एक रफ़ाए आमा के लिए है, और कि बहुत सारी जो हमारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे जब मुझे कुछ ने बताया, ये जो माहौल की हम बात कर रहे थे, कि वहां पे शिकारी बैठे हुए, तालिबात के लिए टॉपिक चूज करना, मवाद फ्राहम करना, उनको गाइड करना किसी अजाब से कम नहीं। मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा हिडन लव्स में कह रही हूँ, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि जो शिकारी वहां बैठे हुए हैं, तो उनके तोड़ के लिए एक अपने तौर पे एक सोशल वर्क कह लें, एक इल्मी काम कह लें, एक अदबी काम कह लें, अपने हिस्से का एक जो कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं सोसाइटी को, वो भी हमारा फर्ज बनता है। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, और इसलिए भी अच्छा लगा कि एक अपने ही लाइक माइंडेड एंकर से बात करने का मौका मिला, आपने मौका दिया, और इंशाल्लाह हमारा राब्ता रहेगा। और मेरे YouTube के थ्रू और आपके YouTube में जो कुछ है वो मैं अपने ऊपर शेयर करूंगी, क्योंकि इसी तरह हम एक अच्छी चीज, पीस, मोहब्बत और कनेक्टिविटी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आप अभी जाइएगा नहीं, मैं इसको रिकॉर्डिंग का स्टॉप करूंगा, फिर हम तो करते हैं। और देखने वाले को बेहद शुक्रिया। आई होप यू लाइक इट। इंशाल्लाह फिर दोबारा हाजिर होते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।